हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही है कि नहीं? हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए। रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 4 चैप्टर्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन तुमको मिल चुका है और आई होप तुम लोगों ने कर भी लिया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, क्लास 10th की मैथ्स के लिए जो बेसिक चीज होती है वो होती है एनसीईआरटी पे तुम्हारा कमांड होना। अगर एनसीईआरटी पे एक बार कमांड अच्छा हो गया तो बाकी क्वेश्चंस तो हम लोग निपटा लेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा वो एनसीईआरटी से ही क्लियर होगा। तो फर्स्ट फेज में हम लोग एनसीईआरटी पे अच्छे से कमांड करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम आएगा, जैसे अभी प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले होंगे ना, हाफ ईयरली 1 महीने के बाद, तब हम लोग वन शॉट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे अभी फोकस कर रहे हैं। उसमें हम लोग आज चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इजी टॉपिक्स में से एक है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर समझ में आ गया तो आसान नंबर दे जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझना और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आज ही हम लोग इसकी एक्सरसाइज 5.1 को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 5.2 करेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो प्रोग्रेशन क्या होता है इसको जानने से पहले एक टर्म समझ लो जिसको बोला जाता है सीक्वेंस। क्या बोला जाता है? सीक्वेंस बोला जाता है, ठीक है। जनरली अगर हम कहें सीक्वेंस तो हम किसको बोलते हैं? जब कोई चीज एक ऑर्डर में अरेंज करी जाती है, वन थिंग फॉलोड बाय अनदर, है ना। ये किसी इवेंट को मैं कहूं आप सीक्वेंस में बताओ तो आप एक के बाद एक बताओगे कि भाई 2000 में ये हुआ, फिर 2003 में ये हुआ, फिर 2005 में ये हुआ। इसी को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। मैथ्स में सीक्वेंस क्या बोलेंगे? मैथ्स में सीक्वेंस बोलेंगे कि भाई कुछ नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है। कुछ नंबर्स लिखे होंगे एक लाइन में, वन नंबर फॉलोड बाय अनदर नंबर, ठीक है। इस तरह से नंबर्स लिख दिए मैंने, जैसे 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा। इस तरह से मैं नंबर्स लिख सकता हूं कि नहीं? इसी तरह से मैंने यहां लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 10। ये भी नंबर्स का एक सेट दिख रहा है, नंबर्स का एक ग्रुप दिख रहा है। भाई सेट में क्या करते थे कि इस तरह ब्रैकेट लगाकर लिख देते थे, ठीक है। उसी तरह से समझ लो। अच्छा, फिर मैंने यहाँ 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, ठीक। समझते जाओ। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक। ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए तुम्हारे सामने, है ना। अब सीक्वेंस उसको बोलते हैं कि जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में नंबर सेट किए गए होते हैं तो उनको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। पर्टिकुलर पैटर्न मतलब कि तुम उस पैटर्न को पहचान कर नेक्स्ट नंबर अगर फाइंड कर सकते हो तो उसको सीक्वेंस बोला जाएगा। और अगर तुमको कोई पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें तो कोई पैटर्न ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं नेक्स्ट नंबर फाइंड कैसे करूं, उसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले मैंने जो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो मैं देखता हूं कि क्या इसमें हम लोग नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आपको दिख रहा है ना नेचुरल नंबर्स है। सबसे पहले मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा। तुमको भी पता है कि अगला नंबर इसमें 6 आ रहा होगा, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो ये एक सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एक सीक्वेंस होगा। यहां पर देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तुमको दिख रहा है कि ये इवन नंबर्स की सीरीज चल रही है ना। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। अगला नंबर तुम्हें पता है 2 के गैप पे 12 आ जाएगा, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया, तुम नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सकते हो, तो सीक्वेंस हो गया। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, देखो दो दो के गैप पे चल रहा है और ऑड नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो तुमको पता है नेक्स्ट 11 आ जाएगा। तो जब नेक्स्ट नंबर मैं फाइंड कर सकता हूं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, तो ये भी सीक्वेंस हो जाएगा। यहां पर देखो 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 9 आया, 9 के बाद 16 आया। अब तुम्हें यहां पे थोड़ा सा डाउट लगा होगा कि भाई 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? देखो यार, ये स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है 4, ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 4 का स्क्वायर है 16। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ऑर्डर में लाइन से लिखे हुए हैं, ये स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 4 के स्क्वायर तक हम लोग अगर पहुंच गए हैं तो नेक्स्ट मेरा क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। इसमें भी पैटर्न पकड़ में आ गया, तो ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया।
1 है, 8 है, 27 है, 64 है। ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो तो ये 1 का क्यूब है, 8 तुम्हारा 2 का क्यूब है, 27 तुम्हारा 3 का क्यूब है, 64 तुम्हारा 4 का क्यूब है। तो समझ में आ गया ना कि क्यूब नंबर्स की एक सीरीज जा रही है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बोलो? नेक्स्ट हो जाएगा 5 का क्यूब, यानी 125। इसको भी आप समझ गए। यहां पर देखो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। अगर ऐसे मैं देखूं तो पहले 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है। ऐसे तो आप पैटर्न नहीं पकड़ पाओगे कि किस पैटर्न में चल रहा है। लेकिन ध्यान से देखो भाई, ये प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। तो आप समझ गए कि ये जो नंबर्स जा रहे हैं ये प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 19 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है दैट इज 23। तो आप नेक्स्ट नंबर आसानी से निकाल सकते हो। तो ये भी सीक्वेंस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है समझ में आ गया। यानी उन नंबर्स का ग्रुप, ठीक है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को वो फॉलो करते हो और नेक्स्ट नंबर को आप फाइंड कर सकते हो, उसको सीक्वेंस बोला जाएगा। अब मैं कुछ भी ऐसे औना पौना लिख देता हूं, 1 2 फिर 8 फिर 6 लिख देता हूं, फिर 5 लिख देता हूं, फिर 10 लिख देता हूं, फिर 12 लिख देता हूं। अब मैं पूछूं भाई ये सीक्वेंस है कि नहीं है, तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? 1 और 1 2 हुआ, 2 और 6 8 हो गया, फिर 8 में से 2 घट गया 6 हो गया, फिर 6 में से 1 घट गया 5 हो गया, फिर 5 में 5 जुड़ा 10 हो गया, फिर 2 जुड़ा 12 हो गया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं अगला नंबर बताओ। तो ये ऐसे जो अगड़म बगड़म कुछ भी ऑर्डर में लिख दूंगा ना, तो उसको सीक्वेंस नहीं बोला जाएगा जब तक एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो ना करे और तुम नेक्स्ट नंबर ना फाइंड कर सको। क्लियर है? अब इसका तुम नेक्स्ट नंबर फाइंड नहीं कर पाओगे, तो ये फिर सीक्वेंस नहीं है। आई होप सीक्वेंस वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम सीक्वेंस से समझते हैं। ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 जो कॉमा के बाद लिखे होते हैं, इन सबको बोला जाता है टर्म्स। क्या बोला जाता है? टर्म्स बोला जाता है इन सबको। सबको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। भाई ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। टर्म्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, अब इन टर्म्स को निकालने के लिए एक तो ये है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाए तुम्हारे लिए कि एक इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूं, और एक है कि कोई फॉर्मूला काम ना आए, तुम्हें पैटर्न को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं, प्राइम नंबर वाले की बात करूं, तो कोई फॉर्मूला नहीं काम करेगा। अगर मैं इसका nth टर्म निकालना चाहूं, nth टर्म से मेरा मतलब यह है कि किसी भी सीक्वेंस में कोई नंबर 10th प्लेस पे है, कोई नंबर 11th प्लेस पे है, कोई नंबर 12th प्लेस पे है, उसका प्लेस होगा कुछ ना कुछ नहीं होगा। तो एक तो ये है कि मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं जिससे बार बार मुझे पूरी सीरीज ना बनानी पड़े। मुझसे कोई कहे कि भाई ये वाला जो सीक्वेंस चल रहा है इसमें 20वें नंबर पर यानी 20th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये बताओ। तो मुझे अगर कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाए जिससे मैं उस 20th टर्म को निकाल सकूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ऐसे मुझे फिर अब इसमें एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, लेकिन 20th टर्म निकालने के लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं डिराइव कर पा रहा हूं, क्योंकि एक कोई सेट पैटर्न देखो, जैसे 1 का गैप है, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 4 का। ठीक है, तो प्राइम नंबर जब ऐसे चल रहे हैं तो मुझे 20 तक जाना ही पड़ेगा प्राइम नंबर लिखते हुए, तब मैं 20th टर्म में पहुंचूंगा। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं डिराइव्ड फॉर्मूला है जिससे मैं 20th टर्म पकड़ लूं इसका। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो जिस भी सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाए nth टर्म निकालने के लिए, उसको प्रोग्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोग्रेशन। आई होप प्रोग्रेशन वाली बात समझ में आ गई होगी। पहले मैंने बताया सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको बोलेंगे? जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में नंबर लिखे होंगे उनको सीक्वेंस बोला जाएगा। और अगर उस सीक्वेंस के किसी भी टर्म का हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लें तो उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सारे के सारे प्रोग्रेशन है वो क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन सारी की सारी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? ऐसे समझो, सीक्वेंस में मैंने दो कैटेगरीज बनाई, सीक्वेंस में बनाई दो कैटेगरी। सीक्वेंस किसको बोलेंगे? जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हो। उसमें मैंने दो तरह की डिवाइड कर दी। एक जिसमें मैं कोई एक फॉर्मूला डिराइव कर लूं, यानी nth टर्म निकालने के लिए कोई एक फॉर्मूला बना लूं जिससे कोई भी टर्म मेरा निकल सके, उनको प्रोग्रेशन बोल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ क्या होंगे? जिनके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सेट पैटर्न है लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है उसका nth टर्म, यानी मुझे डायरेक्टली कोई बोले भाई इसका 100th टर्म बताओ, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो, मैं सीधे वहां पे वैल्यू पुट कर दूं और मेरा आंसर आ जाए, उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलते हैं। आई होप प्रोग्रेशन वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है,
हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे? देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलेंगे जिसमें एक नंबर तुम्हें दे दिया गया, मान लिया कोई भी नंबर तुम्हें दे दिया गया 5। अब इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू आप ऐड करते चले जाओ और नेक्स्ट नंबर निकालते चले जाओ, उस प्रोग्रेशन को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, आप ऐड करते चले जाओ हर नेक्स्ट नंबर में। यानी ये जो नंबर, एक नंबर तो पहला नंबर तो देखो कहीं ना कहीं से आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहला नंबर मैंने तुम्हें दे दिया 5, इसमें मैंने 3 को ऐड किया, आ गया 8। मैंने फिर 3 ऐड किया, फिर आ गया कितना? 11। मैंने फिर 3 ऐड किया, कितना आ गया? 14। मैंने फिर 3 ऐड किया, कितना आ गया? 17। इसको बोला जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी तुम्हें एक नंबर दे दिया जाए और एक फिक्स्ड वैल्यू आप उसमें ऐड करते चले जाओ और नेक्स्ट नंबर्स उस सीक्वेंस के आते चले जाएं, उस तरह के सीक्वेंस को या उस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब होता यह है कि फिक्स्ड वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहां पे मैंने क्या किया कि एक पॉजिटिव वैल्यू को ऐड किया है, ठीक है। अगर मैं निगेटिव वैल्यू को ऐड करता, सपोज मैं -2 करता, -2 में ऐड करूं या 2 को सब्ट्रैक्ट करूं, सेम बात है कि नहीं है? -2 का एडिशन और 2 का सब्ट्रैक्शन सेम बात है ना। तो अगर मैं -2 इसमें ऐड करूं, इसका मतलब 2 घटा रहा हूं, तो 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, 1 में से फिर 2 निकालोगे -1 आएगा, -1 से फिर क्या कहते हैं 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, और इस तरह से चलती चली जाएगी। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको ऐड करने पर मुझे नेक्स्ट नंबर मिलता चला जा रहा है। अब एक और बात समझो, मैंने लिखा 2, फिर लिखा 2, फिर लिखा 2, फिर लिखा 2, फिर लिखा 2। अब बताओ क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? ठीक है, सोच कर बता। सीधी सी बात यह है कि मेरा हर एक नंबर एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ जा रहा है, एक फिक्स्ड नंबर इसमें ऐड हो रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड हो रही, कौन सी? 0। 2 में 0 ऐड किया, 2 आया, फिर 2 में 0 ऐड किया, 2 आया, फिर 2 में 0 ऐड किया, 2 आया। तो अगर एक ही नंबर इस तरह से रिपीट होता जा रहा है तो भी उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। यानी ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझते हैं। ये जो सबसे पहला वाला टर्म होता है ना, हर सीरीज में दिख रहा है, ये सबसे पहला, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब इसमें तो कोई बहुत ज्ञान की बात है नहीं भाई, पहली जगह पे रखा हुआ है, पहले प्लेस पे रखा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म तो बोलोगे ही। इसको डिनोट किससे करते हैं? ए से, स्मॉल ए से इसको डिनोट किया जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल ए से, ठीक है। ये जो गैप तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये जो गैप, जो 3 का गैप हो रहा है ना, +3 ऐड हुआ, फिर +3, फिर +3 हुआ, फिर +3 हुआ। इसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है देखो, -2 ऐड हुआ, फिर -2 ऐड हुआ, फिर -2 ऐड हुआ, फिर -2। यहां पर देखो 0 ऐड हुआ है, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0। ये जो नंबर एडिशन में आ रहा है, यानी हर नंबर में ऐड होके जो नया नंबर बना रहा है ना, इस वैल्यू को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इस वैल्यू को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, जिसको डिनोट किससे करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है? बोलो, डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा डी हो गया। अब कॉमन डिफरेंस निकाले कैसे? फाइंड करना हो तो क्या करें? सिंपल सी बात है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी नंबर में से ठीक उसके पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना। किसी भी नंबर में से ठीक उसके पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। देखो 17 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 3 आ गया आंसर। या फिर 14 में से 11 को कर दो तो भी 3 आएगा, या फिर 8 में से 5 को कर दो तो भी कितना आएगा? 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी भी नंबर में से, उस प्रोग्रेशन के किसी भी नंबर में से ठीक उसके पिछले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर मैं ए, जैसे इस तरह से इसके एक सीरीज बनाऊं कि भाई पहले नंबर को मैं बोल दूं ए या A1 कह लूं, दूसरे को A2 कह लूं, तीसरे को A3 कह लूं, चौथे को A4 कह लूं, पांचवे को A5 कह लूं, और मुझसे कोई कहे भाई डी बता दो, कॉमन डिफरेंस बता दो, तो मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूं? चाहे तो मैं A2 में से A1 को माइनस करूं तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, या फिर मैं A3 में से A2 माइनस करूं, यानी तीसरे में से दूसरे को माइनस करूं तो भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, या फिर मैं चौथे में से तीसरे को माइनस करूं तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी nth टर्म में से
मैं an-1 को माइनस अगर करूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, an में से an-1, an का मतलब ये है कि अगर यहां a10 आया तो ये 9th टर्म होगा, तो n-1 एक कम करके आएगा ना अगला नंबर। अगर यहां पे 100 होगा, a100 का मतलब क्या, 100th टर्म, तो यहां पर a100-1 यानी 99th टर्म आ जाएगा। तो 100th टर्म में से 99th टर्म निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने की बात। ठीक है, अच्छा अब समझो, इस पे जो हर एक टर्म है ना उसका एक अपना प्लेस है, उसका अपना एक क्या है, प्लेस है। जैसे ये पहला, इसका प्लेस कौन सा है, 1। जैसे मैं इसको अलग लिख लेता हूं, 5, 8, 11, 14 और 17। ये देखो 5 है ना, इसका कौन सा नंबर है, पहला नंबर है, यानी ये इसका प्लेस कौन सा है, फर्स्ट प्लेस है। इसको मैं ऐसे फर्स्ट लिख देता हूं। इसका प्लेस कौन सा है, सेकंड प्लेस है 8 का। इसका प्लेस कौन सा है, थर्ड है। इसका प्लेस कौन सा है, फोर्थ है। इसका प्लेस कौन सा है, फिफ्थ है। ये जो वैल्यू प्लेस बता रही है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको हम लोग बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन। इसको क्या बोलते हैं, एन, यानी उसका ये प्लेस बताता है। एन क्या बताता है, उसका प्लेस, कि भाई ये किस प्लेस पे है। जैसे अगर यहां पर मैं तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो नंबर कौन सा है, 11। तीसरे नंबर पे कौन सा लिखा हुआ है, 11। तो A3 का मतलब क्या, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, 11। और ये 3 क्या बता रहा है, यानी ये 3 क्या बता रहा है कि ये तीसरे नंबर पर है। देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं क्या कहूंगा, an, अगर मैं बात करूं an, तो इसका मतलब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, n क्या बताएगा, प्लेस बताएगा। n क्या बताएगा, प्लेस। जैसे मैंने कहा 10th टर्म, तो 10 उसका प्लेस है, यानी उस सीरीज में उस नंबर का जो प्लेस है वो कौन सा है, 10th। यानी उस सीरीज में या उस प्रोग्रेशन में जब आप आगे जाओगे तो 10th यानी 10वें नंबर पर वो नंबर तुम्हें दिखाई देगा, 10वें प्लेस पर वो नंबर तुम्हें दिखाई देगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? जैसे इसका प्लेस कौन सा है, 5th प्लेस है इस सीरीज, इस प्रोग्रेशन में कौन सा है, 5th। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, A5। इसको मैं क्या बोलूंगा, A5। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर हो रही है कि नहीं? तो अब टर्म कैसे निकालते हैं इसका, ये भी समझ लो। हालांकि ये 5.2 में काम आएगा, लेकिन फिर भी मैं अभी से इसको बता देता हूं। देखो कैसे होता है। सबसे पहला नंबर क्या होता है, A। उसके बाद एक कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है, तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, A+D। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, A+2D। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, A+3D। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, A+4D। मैंने क्या किया, हर बार मैं क्या कर रहा हूं, D ऐड करता जा रहा हूं। हर बार मैं क्या कर रहा हूं, D ऐड कर रहा हूं। देखो A था, उसमें D ऐड किया तो A+D, फिर से D ऐड किया तो एक D पहले से था, एक D और आया तो A+2D हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर 2D था, एक D और आया तो A+3D हो गया। यहां पर 3D था, एक D और ऐड किया तो 4D हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरह से सीरीज आगे बढ़ेगी। अब एक पैटर्न पकड़ो। अगर मुझसे ये कहें कि भाई आप nth टर्म बता दो, कौन सा टर्म बता दो, nth टर्म। nth टर्म से मेरा मतलब ये है कि मुझसे कुछ भी कह दें कि भाई इसका 15th टर्म बता दो, इसका 18th टर्म बता दो, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला डिराइव कर लूंगा। जिस सीक्वेंस का फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। यानी जिसके nth टर्म निकालने के लिए हम कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोला जाता है। यानी हम कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, तभी तो इस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोला जाएगा। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हर टर्म में A+ तो हो ही रहा है भाई, तो nth टर्म में भी A+ तो होना ही होना है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अब D समझो, D के साथ क्या खेल हो रहा है। ये पहला टर्म है ना, पहला टर्म यानी n बराबर कितना है, 1। फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो d का साथी देखो क्या है, 0। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं क्या 0D नहीं लिख सकता हूं, A+0D, क्योंकि d तो है ही नहीं, तो मैंने उसको 0D ले दिया ताकि सब जगह मुझे d दिखाई दे जाए। ठीक है, ये दूसरा नंबर है ना, यानी A2 है ना। A2 में देखो यहां d का साथी कितना है, 1 है। d का साथी 1 है। ये देखो A3 है, यानी तीसरा टर्म है, इसमें d का साथी देखो कितना है, 2 है। A4 यानी ये चौथा टर्म है, और इसमें देखो D का साथी कितना है, 3 है। एक पैटर्न पकड़ा हम लोगों ने। क्या पैटर्न पकड़ा, कि जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं, जिस प्लेस पे A4 यानी फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं, तो D का साथी एक कम हो जा रहा है। D का साथी एक क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जैसे ये 5th टर्म है इसका, तो D का साथी देखो 4 हो गया। इसका मतलब हम लोग समझ गए
कि अगर nth टर्म की बात करेगा तो जो d का साथी होगा वो n से एक कम होकर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? और ये बन गया मेरा nth टर्म का फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि a10 निकालो यानी 10th टर्म निकालो तो आप तुरंत समझ जाओगे कि a प्लस और 10 में से एक कम होकर आएगा 9d। अब इसमें a और d की वैल्यू लिख दोगे 10th टर्म आ जाएगा। मैंने तुमसे कहा कि भाई a49 बताओ, यानी किसी सीरीज का किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 49th टर्म बताओ, तो तुम कहोगे a प्लस तो होना ही होना है, और 49th टर्म पूछा है तो d का साथी एक कम कर दो यानी 48d कर दो, a और d की वैल्यू डालो 49th टर्म आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? आई होप इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए, पहला दूसरा निपटाने के लिए भी। इतनी इंफॉर्मेशन से 5.1 5.2 दोनों निपट जाएगी। बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी है, इसको अच्छे से पहले समझना, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाना। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 5.1 यानी इसकी पहली एक्सरसाइज पे। ये देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी पहली एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की वजह से लेंदी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। लेकिन इसमें से ये पूछ रहे हैं भाई कि जो चार सिचुएशन तुमको दी गई है इसमें से किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है और किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं कि आपका जो टैक्सी फेयर है पहले किलोमीटर के लिए आप 15 रुपए देते हो, यानी आप 1 किलोमीटर गए 15 रुपए हो गया, और हर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आप 8 रुपीज पर किलोमीटर दे रहे हो फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल मतलब एक के बाद आप जितना चलोगे हर किलोमीटर के लिए आप 8 रुपए दोगे। तो अब एक बात बताओ, पहले के लिए कितना होगा? देखो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, भाई पहले किलोमीटर के लिए मुझे कितना देना है? 15 रुपए देना है। ठीक है, फॉर सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड नहीं फॉर 2 किलोमीटर। अब जब आप 2 किलोमीटर चलोगे तो 1 किलोमीटर का कितना हो गया था? 15, और उसके बाद हर किलोमीटर का आपको 8 रुपए देना है, तो 8 रुपए आप इसमें और दे दोगे तो आपका हो जाएगा 23 रुपीज हो जाएगा फॉर 3 किलोमीटर्स। अब जब आप 3 किलोमीटर चले हो, 2 किलोमीटर का कितना था? 23, और 1 किलोमीटर आप फिर एक्स्ट्रा चल गए तो 8 और हो जाएगा, तो ₹31। क्लियर हो रही है कि बात कि नहीं? अब देखो 15 में 8 जोड़ा तो 23 आया, फिर 8 जोड़ा तो 23 आया। जाहिर सी बात है कि क्या हो रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि भाई मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉमन डिफरेंस जो है ऐड होता जा रहा है नंबर में। अगर अब मैं 4th किलोमीटर का निकालूंगा यानी 4 किलोमीटर का, तो 31 + 8 39 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात कि नहीं फर्स्ट क्वेश्चन का? तो हाँ ये है। बोलो क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। एक मिनट, हाँ तो अब क्या करो, आंसर लिख दो। हेंस दिस सिचुएशन forms an AP because common difference is same। ठीक है, दूसरे पार्ट पर आ जाओ। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी एक वैक्यूम पंप है, ठीक है, जितनी एयर इसमें से भरी है उसका 1/4 वो निकाल रही है। कितना निकाल रही है? 1/4। जाहिर सी बात है कि अमाउंट बदलेगा तो उसका 1/4 भी बदलेगा। जैसे तुम्हारे पास 100 रुपए है, उसका मैंने कहा 1/4 निकाल लो, तो 25 निकाल लिया, बच्चा कितना? 75। इस बार जब 1/4 निकालोगे तो 100 का 1/4 नहीं निकालोगे ना, 75 बचा है तो 75 का 1/4 निकालोगे। और जाहिर सी बात है कि 100 का 1/4 और 75 का 1/4 कितना होगा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये पता है कि सेम नहीं होगा, और सेम नहीं होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अब इसको करना कैसे? आप मान लो ना कि एयर प्रेजेंट कितनी है, स्टार्टिंग में x है। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी, कितना मान लेते हैं हम? x लीटर मान लेते हैं।
ठीक है, लीटर कह रहा हूं, एक सेंटीमीटर क्यूब मान लो, कुछ भी मान लो, मीटर क्यूब मान लो, सेंटीमीटर क्यूब मान लो, ठीक है, वॉल्यूम है क्योंकि उसके अंदर है। अब क्या कह रहे हैं, 1/4 रिमूव करेंगे, 1/4 रिमूव करेंगे, ठीक है, रिमूव करो। आफ्टर 1/4 इज रिमूव्ड, भाई x था, इसमें से x का 1/4 यानी 1/4x निकाला, 4 इंटू एक्स 4x माइनस एक्स कितना आ गया, 3x/4 बचा, ठीक है। अगेन 1/4 इज रिमूव्ड। अब गैस कितनी बची थी, 3x/4, एयर सॉरी, इसमें से क्या घटाना है, इसका 1/4, तो 3x/4 का 1/4 ऐसे समझो, 1/4 किसका, 3x/4 का, तो 3x/16 हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां से 3x/16 को माइनस करो, देखो 4 4 जा 16 होता है, तो यहां 4 से यहां भी 4 से इंटू कर लो, 4 3 जा 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 9x, और नीचे कितना हो जाएगा 16। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब इनका कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो, कॉमन डिफरेंस देखोगे सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों का सेम नहीं आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है गलत। भाई यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना हुआ है, -x/4, और यहां पर कितना निकला है, देखो 3x-16, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये सिचुएशन एपी फ्रेम नहीं करेगी या एपी फॉर्म नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पहले यहीं से समझ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, अच्छा मैं अब इसको समझा देता हूं, लिख तो तुम खुद लोगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर। यानी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है टैक्सी फेयर वाला। टैक्सी फेयर पे क्या था, पहले किलोमीटर का 15 रुपए, हर किलोमीटर का 8 रुपए बढ़ता जाएगा। तो जब 8 किलोमीटर मतलब 8 रुपए हर किलोमीटर के लिए बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो एपी हो जाएगी। सेम सिचुएशन का ये क्वेश्चन है, पहले मीटर के लिए 150 रुपीज ले रहा है कॉस्ट, तो पहले के लिए 150 रुपए तुमने दे दिए, फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद सब सीक्वेंट मीटर यानी हर अगले मीटर के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है, 50 रुपए, तो 150 हुआ। फिर 2 मीटर का हो गया तो 50 ऐड कर दिया, 200 हो गया। 3 मीटर के लिए फिर 50 ऐड कर दिया, 250 हो गया। फिर 3 के लिए 50 ऐड कर दिया, कितना, 300 हो गया। क्लियर हो गई बात नहीं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये जो सीरीज बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। क्लियर है ये बात। अब इसको खुद से कर लेना, इसी तरह से बना लेना और कर लेना। The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब देखो बेसिकली मैं तुमको सीधी सीधी बात ये बता दूं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो वो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। यानी अगर 10% का रेट है सपोज, और तुम्हारे पहले साल के लिए 1,000 रुपए इंटरेस्ट है, तो दूसरे साल भी 1,000 होगा, तीसरे साल भी 1,000 होगा, चौथे साल भी 1,000 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बदला करता है, और हर साल प्रिंसिपल बदलता है तो हर बार जो इंटरेस्ट होगा वो भी बदलता जाएगा। यानी कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब यहां कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बताने का तो टाइम नहीं है, बट मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूं कि भाई कैसे करना है। 10,000 रुपए तुमने बैंक में डाले, तो इंटरेस्ट जो होगा पहले ईयर के लिए, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए तुम्हारे थे, उस पर बैंक ने 8% लगाया। इसको सॉल्व करो जरा, ये हो गया 10,000 इंटू 8/100, ये कट गया, तो ये हो गया 800 रुपए। ये इंटरेस्ट हो गया पहले साल के लिए। अब अमाउंट कितना हो गया तुम्हारा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, भाई तुम्हारा था 10,000 रुपए, ठीक है, और 800 रुपए उस पर क्या हो गया, तुम्हें ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो 10,000 में जब तुम 800 रुपए जोड़ोगे तो 10,800 रुपए हो गया तुम्हारा। अब जो तुम्हें नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट लगेगा वो 10,000 पे नहीं लगेगा, 10,800 पे लगेगा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता 10,000 पे ही लगता, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10,800 पे लगेगा। तो आप इंटरेस्ट निकाल लो अब नेक्स्ट ईयर के लिए, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए देखो 10,800 का 8%, इसका कितना 8%, ठीक है।
इसको ऐसे लिखो 8% ऑफ 10,000, 8% ऑफ 10,800। 8% का मतलब 8/100 इंटू 10,800, 0 0 कट गया। इसको सॉल्व करोगे आएगा 864 रुपए। ध्यान से देखो, पहले साल इंटरेस्ट कितना था 800, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना है 864। बदल गया ना कॉमन डिफरेंस। अगर हर साल 800 चलता तो ये एपी होता, 800 था 864 हो गया, नहीं होगा। दिस सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एपी। क्यों नहीं? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलो, इसको देखो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं, आप खुद करोगे, मैं एक कर देता हूं। अब कोई भी इसमें से देखो, a बराबर 10 है, d बराबर 10 है, 4 टर्म लिखने हैं भाई पहले। तो देखो फर्स्ट वाले में पहला टर्म क्या हो गया a, तो a बराबर कितना हो गया 10। दूसरा टर्म a2 निकालना है, क्या करो a प्लस डी कर दो। तो a कितना दे रखा है बोलो 10, और d भी कितना दे रखा है 10, दोनों को जोड़ दो 20 हो जाएगा। a3 तीसरा टर्म, दूसरे वाले में क्या करो फिर d जोड़ दो। तो भाई दूसरा वाला कितना आया था 20, 20 में 10 जोड़ दो, इस बार कितना हो जाएगा 30। उसके बाद चौथा निकालना है, फिर क्या करो तीसरे टर्म में डी जोड़ दो, यानी 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। बोलो आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं? इस तरीके से निकालना है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। -2 और 0, 0 ऐड करते जाओ, क्या होगा भाई 4 टर्म, -2 -2 -2 -2, 0 ऐड करने क्या फर्क पड़ेगा। 4 और -3, यहां पे जरा माइनस में ध्यान रखना, 4 में -3 जोड़ने का मतलब है कि 3 घटा रहे हो, सिंपल सी यही बात है ना। -3 का एडिशन, इसका मतलब 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 -3 करोगे जब, ठीक है, तो -2 आएगा। -2 -3 करोगे -5 आएगा, -5 -3 करोगे -8 आएगा। निकाल लोगे आसानी से। याद देखो फ्रैक्शन दिख रही है, बोलो तो फोर्थ देख लूं भाई, डर जाते हो तुम लोग फ्रैक्शन देख के। a बराबर कितना है -1 है पहला टर्म, d बराबर 1/2 है। a बराबर मैंने लिख दिया -1, a या a1 एक ही बात है। a2 का मतलब क्या होता है a प्लस डी, a कितना है -1 प्लस हाफ, 1 और आधा, माइनस प्लस है इसका मतलब डिफरेंस, 1 और आधा का डिफरेंस आधा होता है। बड़ा नंबर कौन सा है माइनस, माइनस लगा दो सिंपल। a3 a प्लस 2d कर दो, या इसी में उठा के ऐड कर दो दूसरे वाले में। बोलो दूसरे वाले में d ऐड करो तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। दूसरा है -1/2, इसमें मैंने ऐड क्या किया 1/2, प्लस 1/2 -1/2 करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा, तीसरा टर्म आ गया। चौथा, तीसरे वाले में फिर d जोड़ दो, चौथा आ जाएगा। तीसरा वाला 0, इसमें 1/2 ऐड करो 1/2 आ जाएगा। 4 टर्म तुम्हें मिल गए। क्लियर है? इसी तरीके से पांचवा वाला कर लेना, पॉइंट दे रखा है कोई इशू नहीं है। a इज इक्वल टू -1.25 हो गया, a प्लस डी होगा दूसरा तो -1.25। 0.25 का सब्ट्रैक्शन मतलब सॉरी निगेटिव 0.25 का एडिशन मतलब 0.25 का सब्ट्रैक्शन 0.25। बहुत कंफ्यूजन लगे तो भाई ऐसे कर लेना। फिर a की वैल्यू हो गई, प्लस लगाया, फिर d की वैल्यू कितनी है -0.25, प्लस माइनस माइनस कर देना -1.5। बोलो इस तरीके से कर लेना, ठीक है, ज्यादा वरना फिर ऐसे ही कर लेना। ये हो गया -1.5। इसके बाद आप नेक्स्ट निकालना है तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा a2, तुम्हें निकालना है a3। तो क्या करना है दूसरे वाले में फिर से d ऐड कर दो, दूसरा वाला था -1.5 और इसमें d ऐड करना है, फिर ये हो जाएगा -1.75। निगेटिव निगेटिव ऐड होगा और साइन किसका लगेगा माइनस का ही लगेगा। a4 का मतलब क्या, तीसरे वाले में d ऐड कर दो, तीसरा वाला है -1.75, इसमें फिर -0.25 ऐड होगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, एडिशन कर लेना। क्लियर है? 4 टर्म इसके भी हो गए। आगे चलूं, ठीक, इसका तुम ले लो स्क्रीनशॉट, अब लेना हो तो, वरना फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल बेकार है, तुम अपने आप कर लोगे। सबका फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है, ए का देखो कितना हो रहा है 3, इसका पहला है -5, इसका 1/3, इसका 0.6। पहला टर्म मतलब क्या ए सब में लिखते चले जाओ। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बताया था, किसी भी नंबर में से ठीक उसके पिछले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस देखो, पहले वाले में a बराबर कितना हो गया 3 और d बराबर हो गया 1 - 3 यानी कितना -2।
दूसरे वाले में देखो पहला टर्म क्या दे रखा है -5 और डी का मतलब क्या A2 - A1 ना, किसी में से किसी को घटा दो जिसमें से आसान पड़े। देखो 7 - 3 घटाना ज्यादा आसान है ना, तो 7 - 3 कर दो, 4 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, किसी भी टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाओगे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब तुम अगर इसमें घटाओगे, तुमको कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल वीक लोग हैं प्लस माइनस में दिक्कत करते हैं, ना घटाओ ना भाई, 7 में से 3 निकाल दो। तुमको तो पता है ना 7 - 3 4 होता है। इसमें देखो a कितना हो जाएगा 1/3 और d कितना हो जाएगा, घटा दो, 5/3 में से 1/3 निकालो। एलसीएम तो लेना नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4/3 हो गया। और उसके बाद एक फोर्थ वाला है, a बराबर पहला टर्म कितना हो गया 0.6, d बराबर किसी में से भी घटा दो भाई, इसमें तो घटाना आसान है, 1.7 से 0.6 घटाना है। पॉइंट दे गए, ध्यान ना दो क्योंकि सेम प्लेस पे 17 में से 6 निकालो 11, इसमें एक डिजिट, इसमें एक डिजिट, इसमें भी एक डिजिट पे लगा दो, 1.1 आंसर हो गया। ये हो गए इसके चारों। चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो बहुत ज्यादा पार्ट है, मैं कुछ पार्ट बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहला बिल्कुल आसान है, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 8 जोड़ा 16, एपी है नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है भाई। 2 + 2 कितना होता है 4, 4 + 4 कितना होता है 8, 8 8 16, साफ साफ दिख रहा है कि अलग अलग वैल्यूज आ रही, कॉमन डिफरेंस तो हो नहीं रहा, डी सेम हो नहीं रहा, नहीं होगा, छोड़ दो। दूसरा छोड़ दो मतलब नहीं होगा, करना तो तुम्हें है ही है ना, छोड़ मत देना। 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है। अगर एपी है तो नेक्स्ट टर्म्स भी लिखने हैं। अब एपी के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं एक करके बता देता हूं। एपी के लिए क्या करना है, देखो सब में से जैसे A2 में से A1 निकालो पहले चेक करने के लिए, तो 5/2 में से 2 निकालो। 5/2 का मतलब 5 का आधा, 5 का आधा होता है 2.5, अगर अंग्रेज ना हो तो जानते होगे 2.5 का मतलब 2.5 होता है। 2.5 में से 2 निकालो, हाफ बचेगा यानी आधा, यही बचता है कि नहीं। चलो A3 में से A2 निकालो, तीसरा टर्म कौन सा है 3, 3 में से 5/2 निकालो, 5/2 अभी बताया था, 5/2 मतलब 2.5, 2.5 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 2.5, और 3 में से 2.5 जाएगा, हाफ फिर बचेगा। उसके बाद चौथा टर्म कौन सा है तुम्हारा 7/2 में से 3 निकाल दो जरा, 7/2 7 का आधा, 7/2 का मतलब 7 का आधा, 7 का आधा 3.5, 3.5 को क्या बोलते हैं 3.5, 3.5 में से 3 निकालोगे फिर कितना बचेगा हाफ। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी है। अब जब एपी है तो नेक्स्ट टर्म निकालना है, A5 निकालना है, क्या करो A4 में D जोड़ दो, A6 A7 और A8 ये सब निकालना है, तो यहां से निकालो भाई A4, आधा आधा देखो ऐड करते जाना है। A4 कितना था 7/2 और इसमें आधा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, लिखते चले जाओ लगातार, कैसे 2 2.5 3 3.5 फिर आएगा 4, 4 के बाद 4.5, 4.5 के बाद 5, 5 के बाद 5.5, 5.5 के बाद 6, यही तो होगा। आसान है ना, मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, ये पॉइंट में दे रखा है, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि सीरीज जो हो रही है 1.2 था, फिर 2 जोड़ा, 2 नहीं -2 जोड़ा, -2 जोड़ा -3.2 आया, फिर -2 जोड़ा -5.2 आया, फिर -2 जोड़ा -7.2 आया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2, -2 ऐड करते जाओ, आगे के नंबर आते जाएंगे, ये भी एपी है, ये भी एपी है। यहां देखो -10 फिर -6, -10 -6 क्या हुआ होगा। और एक और चीज ऐसे समझो, निगेटिव से जाते जाते पॉजिटिव होने लगा है, निगेटिव से जाते जाते क्या हो रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस कैसा रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है भाई, घटा के देख लो, -6 में से -10 निकालो, कितना आएगा 4 आएगा, पॉजिटिव का साइन में ध्यान रखना, -6 -10, पहले -6 लिखो, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाओ, फिर -10 का माइनस आई है, ये गलती ना करना, साइन में बहुत गलती करते हो तुम लोग। तो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। यहां से भी चेक करो, यहां भी देखो 4 जोड़ोगे -6 में -2 आएगा, फिर 4 जोड़ोगे 2 आएगा, बिल्कुल एपी है, कॉमन डिफरेंस 4 हो रहा है, 4 ऐड करते जाओ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आता जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखो 3 है, फिर 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, फिर 3 + 3 √2 है, 3 3 3 सब में आ रहा है, ध्यान मत दो, √2 में चेंज आ रहा है, यहां पे √2 ऐड हुआ, √2 में फिर √2 ऐड हुआ होगा तभी तो 2√2 आया, और 2√2 में फिर √2 ऐड हुआ होगा तो 3 + 3 √2 आया। एपी है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है।
और कॉमन डिफरेंस है कितना, √2। तो आप √2 ऐड करते जाना, तो 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, 3 + 7 √2। क्लियर है? ठीक। 0.2 0.22 0.222 साफ साफ पता चल रहा है भाई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ना हो तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। 0.22 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.2, यहां पे कुछ नहीं है तो 0 ले लेना, 2 में से 0 गया 0, बोलो ये आया। अब इसमें से इसको घटा दो, सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं आता है, 222 0.22 यहां 0 लगा दो, 2 आ जाएगा 0 0 0। अब यहां देखो 0.002 है, 0.02 है, सेम नहीं होता है, 0.02 और 0.002 सेम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी जाहिर सी बात है कि एपी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लो। अब इस तरीके से देखो यार, सब करते चले जाओगे, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में समझाया था कि अगर सेम नंबर भी रिपीट हो रहा है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो 7th वाला है 0 है, फिर -4 हुआ है, यानी -4 ऐड हुआ है, फिर -4 ऐड हुआ, -8 हुआ, फिर -4 ऐड हुआ, -12 हुआ। अगला कैसे निकलेगा, -4 फिर ऐड कर दो, -16 -20 -24, इस तरीके से होता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। भाई 1 में 2 जोड़ो 3 आता है, 3 में 6 जोड़ो 9 आता है, एपी हो ही नहीं सकता, कॉमन डिफरेंस पहले ही गड़बड़ हो गया। यहां पर देखो, ए में ए जोड़ा 2a, 2a में फिर ए जोड़ा 3a, 3a में फिर 1 जोड़ा 4a, सिंपल सी बात है ना। ए 2a 3a 4a 5a 6 होता चला जाएगा, ये एपी है। a स्क्वायर a क्यूब a4, समझो कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। ए स्क्वायर में से अगर आप ए निकालोगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइक टर्म है ही नहीं। ए स्क्वायर और ए ये लाइक टर्म्स नहीं है, अलग अलग है, और लाइक टर्म्स में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, अनलाइक टर्म्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा ये कर सकते हो, ए कॉमन ले लोगे तो a-1 लिख दोगे, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। a3 - a स्क्वायर करोगे, अब यहां भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनलाइक टर्म में ज्यादा ज्यादा a स्क्वायर बाहर ले लोगे, a-1 बचेगा। दिख गया ना कि भाई ये दोनों सेम नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब ये एपी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? चलो ये हो गया। 12th वाला देखो, ये यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता देता हूं, पहले आ चुका है। √2 √8 √18 √32। ऐसे तो लग रहा है कि भाई ये एपी नहीं है। क्यों लग रहा है? रूट तुम देखोगे और फिर देखोगे 2 6 8 होता है, 8 10 18 होता है, और 18 14 32 होता है, तो तुम तो कह दोगे कि नहीं है। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखो ना भाई, तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये सब √2 वाले ही टर्म है। ध्यान से देखो, √8 जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 √2 बन जाएगा। यानी √2 और √8 कुछ और नहीं है, 2 √2 है। √18 को जरा ध्यान से देखो, √18 को मैं 3 3 9 2 18 लिख सकता हूं। 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, तो इसको मैं 3 √2 लिख सकता हूं। अगर मैं √32 की बात करूं ना, तो 32 को आप लिख सकते हो 2 2 2 2 2 5 बार। इसका पेयर बना, बाहर आया, इसका पेयर बना, बाहर आया, अंदर 1 2 रह गया, 4 √2। बोलो अब बताओ एपी है कि नहीं है? √2 था, फिर 2 √2 हुआ, फिर 3 √2 हुआ, फिर 4 √2 हुआ। सिंपली क्या हो रहा है कि √2 ऐड होता जा रहा है। कितना ऐड होता जा रहा है? √2 ऐड होता जा रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल एपी होगा। नेक्स्ट टर्म्स क्या बन जाएंगे? 5 √2 6 √2 इस तरीके से बनेंगे। लेकिन ये नहीं आंसर लिखना है, जिस तरह से सीरीज चल रही है उसी तरह से बना के लिखना। अब 5 √2 को अगर हम इस तरह से बनाए प्योर रूट में, तो कैसे बनाएंगे? देखो 5 √2 है, जब बाहर निकालते हैं तो जोड़े में से 1 बाहर आता है, अंदर जाएगा तो जोड़ा बन जाएगा। जैसे यहां 2 का पेयर बना था तो बाहर 1 2 निकला था कि नहीं, और 2 को वापस रूट में डालोगे तो फिर जोड़ा बन जाएगा अंदर जाके। तो 5 बाहर निकला है, मतलब अंदर जोड़े में रहा होगा, तो 5 × 5 × 2, बोलो कितना हुआ ये? 50। 6 √2 को समझो। नेक्स्ट टर्म में बता रहा हूं, 6 बाहर निकला है, अंदर रहा होगा जोड़े में, रहा होगा कि नहीं? 6 × 36 × 72 72। 7 √2, 7 बाहर है, अंदर रहा होगा तो जोड़े में रहा होगा,
98, इस तरह से अगले इसके टर्म्स निकलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाओ। ये तो एपी हो गया और ये समझा भी दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, √3, √6, √9, √12। अब √6 तो सिंप्लीफाई होगा नहीं क्योंकि इसमें किसी का जोड़ा बनता नहीं है। √9 3 होता है, √12 2 √3 होता है। ठीक है, अब देखो क्या ये एपी है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? इन दोनों का डिफरेंस √6 माइनस √3, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, अनलाइक सर्ट्स है। √9 का मतलब 3 होता है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो तो 3 माइनस √6। और भाई साफ साफ दिख रहा है ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा। ये गलती मत करना कि 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, रूट तो सब पे लगा ही है तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। तो ये बेवकूफी नहीं करना है, ठीक है। और उम्मीद तुम लोगों से है कि इस तरह की बेवकूफी तो करते ही करते हो, है ना, बनती है बेवकूफी इस तरह की। अब यहां पर देख लो ये वाला पार्ट 14, 1 स्क्वायर का मतलब कितना 1, 3 स्क्वायर का मतलब कितना 9, 5 स्क्वायर का मतलब कितना 25, 7 स्क्वायर का मतलब कितना 49। 1 में 8 जोड़ो 9 आता है, 9 में 16 जोड़ो 25 आता है, खेल खत्म। कॉमन डिफरेंस गड़बड़ कर गया। जैसे ही कॉमन डिफरेंस गड़बड़ किया एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा, अगले टर्म निकालने भी नहीं है। 15 वाला देख लो एक और, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर देखो 25, 7 का स्क्वायर 49 और उसके बाद 73 दे रखा है। 49 को हम लोग इंग्लिश में 49 बोलते हैं, ठीक। 1 में 24 जोड़ा 25 हो गया, 25 में 24 जोड़ा 49 हो गया, 24 बोले तो 24, 49 में 24 जोड़ा 73 हो गया। कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आप 24 ऐड करते जाओगे, आगे के टर्म्स आते चले जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये एक्सरसाइज ना बेसिक इंट्रोडक्शन वाली थी और ये जो क्वेश्चंस थे, अब इस तरह से देखो बिल्कुल बहुत सिंपल तो नहीं पूछता एग्जाम में कि भाई पहला टर्म दे दिया, डी दे दिया, कहला 4 टर्म निकाल के दे दो, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इससे क्या था कि तुम्हारी समझ जो है वो अच्छी हो जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेके, कि सीक्वेंस होता क्या है, प्रोग्रेशन होती क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग जब 5.2 करेंगे वहां से क्वेश्चंस अच्छे निकलना शुरू होंगे, ठीक है। तो अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, अच्छे से लेक्चर देखो, आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो।